प्रशासन सतर्क। नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की बुधवार को मुंबई स्थित सागर आवास पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई है और इस दौरान जो है राज्यपाल का सीएम फडणवीस ने स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल बागड़े और सीएम फडणवीस की यह शिष्टाचार भेंट थी। उधर जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बैठक आयोजित हुई और बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने पेंडिंग पॉलिसीज और एक्ट और योजनाओं को लेकर बैठक ली और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्टेट स्किल पॉलिसी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रावधान जोड़ने के निर्देश दिए हैं और इस मौके पर जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में जो है कौशल क्षमता का विकास करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना हमारा उद्देश्य है। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, अखिल अरोड़ा, कुलदीप रांका मौजूद रहे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर युवा दिवस पर युवा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं में कौशल और उद्यमिता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आगामी 4 वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार सहित कुल 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रोजगार उत्सव में राज्य सरकार युवाओं को 13,500 से अधिक नियुक्तियां देंगी। उधर मुख्यमंत्री शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार शेखावटी क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए यमुना जल समझौते पर निरंतर कार्य कर रही है और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने 7 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ में अहम बैठक की और बैठक में यमुना जल समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की दीर्घकालिक योजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ में परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे। डीपीआर तैयार करने में अपर यमुना रिवर बोर्ड भी तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने शेखावाटी क्षेत्र की 30 वर्षों की लंबित मांग को लेकर समाधान करते हुए यमुना जल को राजस्थान लाने के लिए हरियाणा एवं केंद्र सरकार के साथ में 17 फरवरी 2024 को त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा था समझौते के धरातल पर उतरने के बाद में प्रथम चरण में राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल एवं आवश्यकताओं के हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। योजना के दूसरे चरण में चूरू जिले में 35,000 हेक्टेयर एवं झुंझुनू जिले में 17,000 हेक्टेयर क्षेत्र सहित कुल 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। उधर राजस्थान सरकार में युवा मामले सह खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में और नेतृत्व में राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के विश्नोई की गरिमामयी उपस्थिति में एसएमएस स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का शुभारंभ कर समस्त युवाओं एवं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आधारित युवा महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और जहां ग्रामीण स्तर पर चयनित होकर आए प्रतिभागी युवाओं को इसमें अपना हुनर दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि चुनौतियों का सामना कर उन्हें परास्त करना ही चैंपियन की पहचान है। हमारी युवा शक्ति में लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। युवाओं को सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सभी अवसर प्रदान करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। देश की सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत है बहुरंगी कलाएं।
भावी पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक के लिए स्वरूप को देखती है, उसी के अनुरूप अपने जीवन में नए मूल्यों का निर्माण करती है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को अनुभव आधारित शिक्षा के द्वारा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से जोड़ें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की गौरवशाली दृष्टिकोण से परिचित और प्रेरित कराएं। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के जन्मदिवस की 76वीं वर्षगांठ पर 4 दिवसीय कार्यक्रम होंगे और देवनानी का जन्मदिन जयपुर और अजमेर में 9 से 12 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रम सनातन संस्कृति के अनुरूप सादगी के साथ वैदिक परंपराओं से आयोजित होंगे। हवन पूजा, सुंदरकांड, आरती, कंबल वितरण, गौ सेवा, मानव सेवा, अजमेर के JLN अस्पताल को ट्रॉली और व्हीलचेयर वितरण और रक्तदान सहित अनेक कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। श्री देवनानी का जन्म दिवस 11 जनवरी को है। राजस्थान विधानसभा के 18वें अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के जन्म दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर गुरुवार के 9 जनवरी को विधानसभा परिसर में स्थित श्री विधानेश्वर शिव मंदिर में भक्तिभाव के साथ में पवित्र सुंदरकांड का संगीतमय पाठ का आयोजन विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपने जन्म दिवस पर गुरुवार को शाम पुष्कर में संत महात्माओं को कंबल भेंट कर मानव सेवा करेंगे। देवनानी यहां आयोजित पूजन कार्यक्रम में भाग लेकर देश और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करेंगे। तो बता दें आपको, वासुदेव देवनानी के जन्मदिवस की 76वीं वर्षगांठ पर 4 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। देवनानी का जन्मदिन जयपुर और अजमेर में 9 से 12 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रम सनातन संस्कृति के अनुरूप होंगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है, जहां पर विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 जनवरी से विधानसभा सत्र, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष तैयारी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा सत्र की तैयारी में जुटे। जिलों को समाप्त करने, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा, पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों पर योजनाओं को समाप्त करने के मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। तो ये मुद्दे जो कि विधानसभा में गूंजते हुए सवाल करते हुए विपक्ष दिखाई देगा, पूरी तैयारियों में जुटा हुआ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राजस्थान से विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की चेतावनी दी है। तो सदन में सवाल जवाब के बीच विपक्ष पूरी तरीके से तैयार, और विपक्ष अपने सवालों के साथ में तैयारी करते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से जो मुद्दे हैं वो सामने हैं कि किस तरीके से कौन से मुद्दों को विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के सामने रखेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र शुक्रवार 31 जनवरी से होगा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा सत्र की तैयारियों की जानकारी ली है। बता दें कि देवनानी ने सत्र से संबंधित आवश्यक निर्देश विधानसभा के अधिकारियों को दिए हैं। देवनानी ने बताया कि 31 जनवरी को प्रातः 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अभिभाषण देने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा पहुंचने पर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा राज्य बागड़े का स्वागत करेंगे। राज्यपाल स्वागत करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल को विधानसभा में RAC बटालियन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो वहीं राज्यपाल को प्रोसेशन के साथ सदन में ले जाया जाएगा। उधर राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अभिचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बुधवार को शिक्षा संकुल सभागार में PM श्री विद्यालयों के लिए व्यय और प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक और आयोजित की गई है और इस बैठक में जिलेवार ADPC, CDO, PO और संस्था प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया गया।
बता दें कि बैठक में पीएमश्री विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सहित सिविल कार्य, सोलर पैनल लगाने और खेल सामग्री की खरीद एवं वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी जिलों को शीघ्रता से बकाया धनराशि को विद्यालयों को स्थानांतरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लर्निंग एनहांसमेंट के तहत जो है विद्यार्थी को शिक्षक लगाकर शिक्षण से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने विद्यार्थियों से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता से पूर्ण करने और नागरिकता कौशल की गतिविधियां गणतंत्र दिवस पर आयोजित करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बता दें आपको कि खेल सामग्री की खरीद में जो है गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनवरी में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों और हेल्थ कैंप के लिए तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर बीकानेर से है, जहां पर प्रदेश में एचएमपीवी वायरस की दस्तक के साथ ही सरकार ने सभी जिलों में कलेक्टरों को एडवाइजरी जारी कर दी है और जिसका असर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। वायरस को लेकर पीबीएम अस्पताल प्रशासन भी सतर्क है। आपको बता दें कि इस वायरस से पीड़ित कोई भी मामला सामने नहीं आया है, फिर भी एहतियात बरतते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अस्पताल परिसर में कोविड संक्रमण के दौरान स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट की प्रशासन ने सुध लेनी शुरू कर दी है और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा संक्रमित मरीजों को अलग से भर्ती करने के लिए जो है उचित व्यवस्था की गई है और साथ ही आपको बता दें कि एमसीएच भवन को भी रिजर्व रखा गया है। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर पी.के. सैनी ने बताया कि यह नॉर्मल वायरस है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई संक्रमित आया तो उसे भर्ती करने के लिए एमसीएच में जारी व्यवस्थाएं सारी की गई हैं और आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया है। 5 प्लांट सही स्थिति में हैं और अन्य की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं और आवश्यकता हुई तो अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। देखिए, जैसे एचएमपीवी वायरस के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और न्यूज भी आ रही है कि इसके कुछ केसेस यहाँ पर हिंदुस्तान में देखने को मिले हैं। तो एक तो मैं आप उसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ये कोई अनकॉमन कोई वेरिएंट नहीं है। हर साल ये पेशेंट्स आते हैं और ये कोई इतनी गंभीर बीमारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसके अनुरूप जो है हमने अपनी तैयारियां जो है उनको दोबारा से हमने चेक भी करा रहे हैं। जैसे कि अभी कल हमने जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी हमने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स को ट्रायल मोड पे हमने चला के देखने की कोशिश की है। उसमें कुछ प्लांट्स में कुछ छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज हैं, वो हम लोग ठीक करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, बाकी हमारे जो बेड्स हैं, अगर इन केस अगर ये पेशेंट्स अगर ज्यादा संख्या में आते हैं तो हमने एमसीएच विंग जो हमारी है वो हमने पूरी तरह से तैयार रखी हुई है और इसके लिए पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड अगर भविष्य में गवर्नमेंट से ऐसे कोई डायरेक्शन मिलेंगे तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट्स का। बाकी हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं और पूर्व में भी आप अपन सभी जानते हैं, आप सभी के सहयोग से कोविड का भी जो है सामना किया है, तो उम्मीद करते हैं वैसी कोई परिस्थितियां तो उत्पन्न नहीं होगी। उधर राजगढ़ पुलिस और गौरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचाड़ी के समीप गौवंशों से भरी एक पिकअप को पकड़ा है और गौरक्षक प्रशांत पंडित ने बताया कि कार्रवाई करते हुए राजगढ़ पुलिस ने पिकअप को जब्त कर उसमें भरे 7 गौवंशों को मुक्त कराया है। पुलिस ने सभी गौवंश को राजगढ़ स्थित भोरंगी गौशाला में छोड़ा है और जिनमें से 6 गौवंश जीवित और 1 गौवंश मृत मिला है। मृत गौवंश का पोस्टमार्टम करवाकर दफना दिया गया है और गौरक्षक पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन जिसमें गौवंश भरे हुए हैं, सूचना पर संयुक्त कार्यवाही करते हुए माचाड़ी के समीप रुकवाया, लेकिन तस्कर पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। राजगढ़ पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और राजगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 5 बजे राजगढ़ थाना से हमें फोन राजगढ़ थाना की पुलिस गौशाला में आई। उन्होंने ये एक पिकअप बताई जिसमें 6 गौवंश जीवित और 1 गौवंश मृत मिला है, जिनको गौशाला में आज खाली करवा लिया गया। हमारा निवेदन है कि हमारे पास सर्दियों में शेड की व्यवस्था नहीं है और गौवंश बहुत अधिक संख्या में है, तो सर्दियों में जब तक हमारे पास शेड की व्यवस्था ना हो
कृपया पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि गोवंश जो गाड़ियां पकड़ी जाती है वो किसी अन्यंत्र गौशाला में इसका छोड़ी जाए, क्योंकि अपने पास बिल्कुल सीधा नहीं है और गोवंश डूब पाए ये उचित नहीं है। उधर राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत और आधार सत्यापित 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रतिमाह पूरक पोषाहार सेवा से लाभान्वित किया जा रहा है और 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाओं को माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड रेसिपियां और उपलब्ध करवाई जा रही हैं। रेसिपियों को उपलब्ध कराते हुए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी नए साल में पोषण के वितरण को ओटीपी की ओर से सत्यापित भी किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को पूरा करने के लिए जरूरी है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के जो लाभ से वंचित ना रहे। यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही इसके लिए अब हम नवीनतम तकनीकी सॉफ्टवेयर और सरलीकृत प्रक्रियाओं को भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में पिछले 1 वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी केंद्र को सर्व सुविधा युक्त आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी की है। उधर जयपुर में जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के शालाक्य तंत्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शमसा फयाज को अबू धाबी में आयोजित 3री इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन ट्रेडिशनल कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव सिस्टम में शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रोतानाना होटल अबू धाबी में सम्मानित किया गया। बता दें कि शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड इन ट्रेडिशनल कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में डॉक्टर शमसा फयाज को आयुर्वेद चिकित्सा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान की याद में दिया जाता है और जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कार्यक्रम में अन्य देशों से आए चिकित्सकों के चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। खबर सीकर से है, जहां शीतकालीन अवकाश के बावजूद भी अजीतगढ़ में कई जगह निजी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। तो वहीं इतना ही नहीं, संचालित हो रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी सिर्फ कागजों में ही खानापूर्ति करते हैं। बता दें कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई निजी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। उधर राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मुबारक मौके पर जो है आस्ताने पर चादर पेश की और बुधवाली ने जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश पढ़कर सुनाया और गहलोत ने अपने संदेश में प्रदेश में खुशहाली, अमन चैन और भाईचारे की दुआ की। और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि सर्किट हाउस से डॉक्टर खानू खान बुधवाली सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ में चादर लेकर दरगाह शरीफ पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इसके बाद दरगाह के खादिम वाहिद हुसैन अंगारा ने डॉक्टर खानू खान बुधवाली और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सहित अन्य नेताओं को जियारत कराकर उनकी दस्तार बंदी की। साहब के 813वें उर्स पे आज हम सब कांग्रेस जन राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की चादर लेके हमारे हज कमेटी के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली साहब जयपुर से आए हैं। हमारे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी साहब, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, डॉक्टर गोपाल वाहिती जी, हमारे यहाँ की प्रत्याशी द्रौपदी कोली जी, हमारे देहात के अध्यक्ष हैं जो भूपेंद्र जी राठौड़, रामनारायण जी गुर्जर पूर्व विधायक, तमाम पार्षदगण, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण और जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सब हम
ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत करने जा रहे हैं। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भेजी गई चादर को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हामिद मेवाती और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अजमेर लेकर पहुंचा, जहां उनके वकील गद्दीनशीन खादिम सैयद अफशान चिश्ती ने उनकी ओर से भेजी गई चादर को पेश कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश के लिए दुआएं की। इस मौके पर हमीद खान मेवाती ने भजनलाल शर्मा का संदेश पढ़कर सबको सुनाया और सूबे में अमन चैन की कामना की है। बता दें कि मेवाती ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा भेजी गई चादर को आस्थाने तक पूरी सूफी परंपरा के साथ ले जाया गया, जो कि सूफी परंपरा का खूबसूरत नजारा था। जियारत से पूर्व सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हामिद खान मेवाती और अन्य अतिथियों का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष एवं पूर्व देहात अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। और अब खबर बीकानेर से है, जहां 10 जनवरी से शुरू हो रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। शहर के रोबिले विरोध में उतर आए हैं, जो पिछले लंबे समय से ऊंट उत्सव में भाग लेते आए हैं। बता दें कि रोबिलों ने जसोलाई स्थित व्यास पार्क में एक बैठक आयोजित कर विरोध की रणनीति बनाई और मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर रोबिलों ने रोष जताया। सभी रोबिलों और मरवड़ ने जो है बताया कि ऊंट उत्सव के दौरान रोबिलों और मरवड़ों के बीच होने वाली मिस्टर रिकार्डा और मिस मरवड़ प्रतियोगिता को इस बार जो है बंद कर दिया है, जो कि उचित नहीं है। अब इसके स्थान पर पारंपरिक वेशभूषा में आए कलाकारों को फैशन शो की तर्ज पर केवल रैम्बॉक को मौका दिया जाएगा। ऐसे में ऊंट उत्सव का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश में होने वाले अनेक उत्सवों में रोहिलों का महत्व है और उन्हें मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन बीकानेर प्रशासन और पर्यटन विभाग बीकानेर की रोहिलों के प्रति इस तरह की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे ऊंट उत्सव की रंगत महज औपचारिकता निभाने वाली हो जाएगी। साथ ही रोहिलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी कटौती हो रही है, जिससे आहत होकर रोहिलों और मरवड़ ने जो है विरोध स्वरूप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे किस लिए आए आप लोग? हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि पिछले कई सालों से जो पर्यटन विभाग की जो धांधली और उदासीनता चल रही है, उससे हमारा विरोध है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने मीडिया को ये खबर दी कि इस बार पर्यटन विभाग ये प्रतियोगिता नहीं करा रही है। प्रतियोगिता क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि इनके पास में निष्पक्ष जांच नहीं है। पिछले जो साल जो रिजल्ट आया उससे आधे लोग असंतुष्ट थे। भाई विदेशी सैलानी जो देखने आते हैं वो रोबिलों को देखने आएंगे। अगर बीकानेर में पर्यटन को अगर अपन बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देगा? इनका कोई स्तंभ नहीं है इस चीज को कि पर्यटन विभाग इसको कैसे सुचारू रूप से चलाए। इसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। हमें कोई मानदेय नहीं है, कोई कुछ नहीं देते हैं ये लोग। और रोबिले अगर इस संस्कृति को नहीं बढ़ाएंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे ये चीज खत्म हो जाएगी एक दिन और लोगों के बीच में उत्साह नहीं रहेगा। जो युवा, जो हम लोग जैसे लोगों को देख के, हमें देख के जो युवा आगे बढ़ रहे हैं संस्कृति को देखने के लिए, वो लोग धीरे धीरे कट हो जाएंगे इस चीज से और आगे कुछ बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। उधर मानवता की सेवा उच्चतम आदर्श है, जो समाज के प्रति दायित्व का बोध कराती है। यह न केवल नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि समाज में सद्भाव, एकता और भाईचारे को प्रोत्साहित करने का सशक्त माध्यम भी है। यह बात मंगलवार को जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामसेवक दुबे ने उन्हीं वस्त्रों के वितरण समारोह में कही। मित्राय फाउंडेशन की ओर से विश्वविद्यालय में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कैप्टन शशि किरण ने कहा कि व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए और मानवता के कल्याण के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। मानवता की सेवा का उद्देश्य शारीरिक रूप से मदद करना नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समर्थन भी प्रदान करना है। मित्राय फाउंडेशन के विनीत शर्मा और रश्मि शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़े, चाहे यह समय, संसाधन या श्रम के रूप में हो। यह न केवल आंतरिक शांति और संतोष देता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान भी करता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।